सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आपके सामने यह है स्टॉक की लिस्ट। इन स्टॉक्स के अंदर अगर आप आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आज से 15 से 20 साल बाद आपका 1 लाख रुपए 4 से लेकर 7 लाख तक बढ़ सकता है। कोई मजाक की बात नहीं है। जो मैंने आपको स्टॉक दिखाए हैं इनके फंडामेंटल्स मींस इनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि इतने रिटर्न्स आपको इजीली मिल सकते हैं। और ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपका पैसा नीचे आ सकता है। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा 80,000 तक 70,000 तक भी जा सकता है। पर अगर आप FD LIC PPF इन जितना पेशेंस दिखा देते हैं, 15 से 20 साल वेट कर लेते हैं डालने के बाद पैसा, तो आपको निश्चय ही इनसे ज्यादा रिटर्न मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। पर इन स्टॉक की क्वालिटी बढ़िया कैसे है मेरे को कैसे पता, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। प्रीमियम कंटेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, एक एक बात को बड़े अच्छे से बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके लिए स्टॉक मार्केट इतना आसान हो जाए जैसे 5वीं क्लास के बच्चे के लिए हिंदी होती है। और फिर से अपने मुद्दे की बात में आना चाहूंगा। ये स्टॉक्स मेरे निकाले गए हैं, अब आपको खुद निकालना है तो आपका खुद का पैसा है भाई। आप खुद डीमैट अकाउंट खोलोगे, खुद इन्वेस्ट करोगे, खुद स्टॉक बाय करोगे, तो कैसे खोजबीन करें। हो सकता है कि आपने यूट्यूब पे कहीं देखा हो किसी स्टॉक का नाम, तो आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी हो। आपके किसी दोस्त ने कहीं टीवी पे सुन लिया हो आपने कि भाई स्टॉक बाय करना है, तो उसकी क्वालिटी चेक करनी हो। तो क्वालिटी चेक करना मैं आपको बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट करना आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इन स्टॉक्स को हैंड टू हैंड अभी कॉपी कर सकते हैं या अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार, अपने हिसाब से क्वालिटी चेक करके फंडामेंटल निकाल के आराम से आप देख भी सकते हैं। इनमें से मैं 4-5 रैंडमली कोई स्टॉक उठा लेता हूं और देखता हूं कि उनकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है जी। सबसे पहले आपको छोटी सी बात बता देता हूं, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है इस लिस्ट के अंदर। सबसे पहले आपको दिख पा रहा होगा स्टॉक्स के नाम है। ठीक है जी। ये 15 स्टॉक हैं, 15 स्टॉक के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। अब लिखा हुआ है 2022 के प्राइस क्या क्या है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2022 चल रहा है, यहाँ पर इनके प्राइस ये चल रहे हैं। ठीक है जी। इनके सामने इनके प्राइस लिखे हुए हैं और सामने लिखा हुआ है कि डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जैसे कि आपको किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर ब्याज मिलता है, किसी का 2% है, किसी का 3% है, 2-3% से ऊपर किसी का ब्याज नहीं मिलता। ये एक तरह का ब्याज होता है जो आपको स्टॉक मार्केट देता है अगर आप इन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो हर स्टॉक का अपना अपना डिविडेंड होता है, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि किसका कितना डिविडेंड है। जी हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको 2 तरीके से फायदा हो सकता है। या तो स्टॉक को बाय कर लो तो उसके रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो उससे आपको फायदा नुकसान होता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं 15 से 20 साल, तो आपको हर साल एक कमीशन मिलता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं, सबसे ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है मेरे को IOC में, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 11%। अगर इसका स्टॉक का रेट ऊपर नीचे नहीं भी होता है तो आपको 11% हर साल आपके इन्वेस्टमेंट मिलेगा। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड कर रखा है तो आपको 10,000 रुपए हर साल इसके अंदर आराम से मिला करेंगे, 10 नहीं 11। अब यहाँ पर मैंने एक चीज और लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? हाई, और साथ में 5 ईयर ओल्ड प्राइस। इस बात को ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा हुआ है? 5 ईयर ओल्ड प्राइस। मान लो कि मैंने इसको 2017 में इन्वेस्ट किया होता, ठीक है जी, मान लो मैंने इन स्टॉक्स के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो मेरा अब क्या हाल हो रहा होता। सबसे पहले देखिए, 5 साल पहले एक स्टॉक है डेल्टा कॉर्पोरेशन। इसके अंदर 5 साल पहले का प्राइस था 182 रुपए, 182। अब इसका प्राइस क्या चल रहा है? 201, मतलब कि 20 रुपए लगभग ऊपर चल रहा है। तो मेरे को यहाँ फायदा हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसके 100 स्टॉक बाय कर रखे होते तो मेरे को 20 रुपए हर शेयर के साथ मिल चुका होता, और साथ में इसका डिविडेंड जो कि 0.62% है वो भी मेरे को मिल रहा होता हर साल। ऐसे ही HDFC बैंक के अंदर, HDFC बैंक का 5 साल पहले का प्राइस क्या था? 886। इसका अब कितना प्राइस चल रहा है? 1493, मतलब कि लगभग 600 अंक के ऊपर आसपास आ चुका है। और इसने अपना रिसेंट हाई क्या लगाया था, मतलब कि मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, तो इस स्टॉक का प्राइस 1725 रुपए तक ऊपर गया था। ये अब इसका करंट प्राइस चल रहा है। देखो, मार्केट ऊपर नीचे होता है, मैंने कहा कि आपका पैसा 1 लाख से 70-80 हजार तक जा सकता है, पर ओवरऑल 15 से 20 साल बाद आपका फायदा ही होगा। ये आपको देख पा रहा है कि 5 साल के अंदर ही इतनी बढ़ोतरी मिल रही है, तो सोचो कि 10 से 15 साल बाद क्या होगा। स्टॉक मार्केट में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल के अंदर इतनी बढ़ोतरी आ चुकी है तो भाई अब मैं क्या इन्वेस्ट करूं, अब तो आ चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर जाता है, तभी हम स्टॉक्स की क्वालिटी चेक करते हैं कि वो कंपनी है कैसी। ये जो कंपनियां होती है इन्हीं के तो स्टॉक्स होते हैं, तो स्टॉक्स की क्वालिटी कैसी है, उनकी कंपनी की ग्रोथ कैसी है, वही तो चेक करते हैं। इसलिए मैं आपको लास्ट में वो कंपनियां दिखाऊंगा जो बेकार है, ताकि आप उनमें इन्वेस्ट करो तो आपका पैसा डूब सकता है, मैं आपको ये बता पाऊं। इसलिए ही फंडामेंटल या क्वालिटी चेक का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से HDFC बैंक में आता हूं। इस स्टॉक का प्राइस 1725 तक गया था, मतलब कि यहां तक भी अभी ये उससे ऊपर जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे 600 रुपए का फायदा अभी मेरे को दिख रहा है 5 साल के अंदर। साथ में
1% मेरे को हर साल इसका ब्याज मिलता है। हर स्टॉक की अपनी क्वालिटी होती है, किसी के अंदर डिविडेंड ज्यादा मिलता है, किसी के अंदर उसके रेट ऊपर अच्छे जाते हैं। तो HDFC बैंक के अंदर उसके रेट अच्छे जा रहे हैं ऊपर की साइड, ठीक है, पर डिविडेंड कम है। और वहीं बात करूं मैं IOC की, IOC का प्राइस 5 साल पहले 140 रुपए था और अब इसका प्राइस 72 रुपए है, तो मतलब कि आधा हो चुका। तो क्या हम इससे घबरा जाए? जी नहीं, ये एक पेट्रोल कंपनी है। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो IOC की सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप है इंडिया के अंदर, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से 2-3 साल के अंदर इनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम हुआ है, पर ये कंपनी खराब नहीं हुई है, इसका स्टॉक का रेट कम हुआ है। पर अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपए 10 साल से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं तो आपका पैसा अब तक पूरा वसूल हो चुका होता है, ठीक है। साथ में अगर आपने 140 पे लिया हुआ है, 72 रुपए चल रहा है, तो अभी 10 साल बाद इसका रेट आराम से जाएगा, क्योंकि इसका जो हाई है 154 का है, मतलब कि इतने पोटेंशियल रखता है कि 154 तक जाएगा, तो इसलिए घबराइए नहीं। आप चाहें तो इस स्टॉक लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं इसको एक काम करता हूं, PDF फाइल में नीचे डाल दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूं कि कौन सी वेबसाइट इसको क्वालिटी चेक करवाती है या फंडामेंटल चेक करवाती है। यहाँ मैंने खोला है गूगल के अंदर मैं टाइप करूंगा टिकट टेप, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, जाके इसको दे सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। इसका नाम है टिकट टेप। सबसे पहले वेबसाइट आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपको ऐसे सरफेस मिल जाएगा। इस सरफेस के आपको नीचे जाना है और स्टार्ट स्क्रीनिंग, ये आपको दिख पा रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है जी। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक के नाम पहले ही आ चुके हैं, तो आप किसी को भी रैंडमली चेक कर सकते हैं, या फिर मैं तो अपने स्टॉक को देखना चाहता हूँ कि मेरे स्टॉक कैसे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सर्च स्टॉक पे क्लिक करूंगा, ठीक है जी। यहाँ मैंने क्लिक किया, मैं सपोज क्लिक कर लिया है HDFC में, मैंने अभी आपसे बात भी करा था HDFC बैंक की, तो इसको ही चेक करते हैं। बहुत आसान स्टेप्स हैं, बिल्कुल भी इसको हार्ड मत कीजिएगा। हमें अगर 5-6 पॉइंट चेक करना है, अगर 5-6 पॉइंट के अंदर वो कंपनी उतरती है, खराब उतरती है, तभी हम उसके अंदर उसको बाय करेंगे। आपके सामने देखो ऐसा सरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 चीजें लिखी हुई है, उसको हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस को बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए, साइड कर दीजिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 2-3 चीज लिखी हुई है, ओवरव्यू, फोरकास्ट, फाइनेंशियल, पीयर्स, होल्डिंग। आपको किस चीज पर ध्यान देना है? बाकी सब चीज बकवास होती हैं, आपको ध्यान देना है केवल और केवल फाइनेंशियल पे सबसे पहले, ठीक है। ध्यान दिया, फाइनेंशियल पे गए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैश फ्लो पे क्लिक हुआ है, इसको आप इनकम पे कर देंगे पहले, ठीक है। आपको इनकम चेक करनी है। आपने क्या किया, टिकट टेप पे यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने अपने स्टॉक का नाम सर्च किया, वो खुल के ऐसे आया। यहाँ पर आपने फाइनेंशियल पे क्लिक किया और इनकम पे क्लिक किया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है अभी तक। यहाँ तक भी आपके कोई क्वेरी हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज लिखी हुई है, इनकम स्टेटमेंट, ये सब बेकार बातें हैं, ये अपने पास से खुद लिखते हैं, आपको इनके द्वारा चेक नहीं करना, आपको खुद चेक करना है। तो मैं थोड़ा इसको और नीचे करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 2 चीजें लिखी हुई आ रही है, एक तो रेवेन्यू और इनकम। तो किसी भी दुकान के अंदर, ये मैं दुकान ही कह रहा हूँ, एक कंपनी या दुकान एक ही बात होती है। किसी भी दुकान की आपको ग्रोथ मालूम करनी है तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि वो कितना माल बेच रहा है और कितनी इनकम कर रहा है, सही बात है ना। जितना वो माल सेल करता है या बेचता है उसको कहते हैं रेवेन्यू, कि कितना माल वो बेच रहा है। पर उस माल को बेचने के बाद जो उसकी इनकम होती है, खर्चा घटा के जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे कि लाइट का या फिर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद जो उसका पैसा बचता है, उसको कहते हैं इनकम। तो हर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, साथ में उसकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। किसी कंपनी का अगर रेवेन्यू और इनकम दोनों कम हो रही हैं तो वो खतरे की घंटी है, तो उसके अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना। और फिक्र ना करें, वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा आपको कि कौन सी वो कंपनियां हैं जो बेकार हैं, जिनका फंडामेंटल्स बेकार हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, आपको चेक करना है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इस कॉलम के आगे आपको देखना है, तो यहाँ पे ईयर भी लिखे हुए हैं 2019, 2020, 21, 22। तो मैं अगर देख पाऊं 19 के अंदर ये सब फिगर बहुत बड़ी हैं, ये करोड़ के अंदर आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे छोड़ा करके लिखा हुआ है। तो इस कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है मैं देखता हूँ। यहाँ पर है देखो 1,24,107, ओके। 2020 में 1,47,068, ओके, थोड़ा बढ़ गया। यहाँ पे भी बढ़ गया थोड़ा सा, और यहाँ पे भी बढ़ गया 2022 के अंदर, ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, पर क्या इसकी इनकम बढ़ रही है? इनकम के अंदर 22,300 करोड़, 27,000 करोड़, 31,000 और 38,000 करोड़ इनकम में लगातार बढ़ रही है। मतलब कि हमारा एक पॉइंट बिल्कुल ठीक हो गया कि इसकी इनकम वाला सेगमेंट एकदम बढ़िया है, ठीक है। अब मैं आऊंगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपको फिर से इस बात को ध्यान पर नहीं देना, ये अपने पास कुछ भी लिख देता है, इस पर इग्नोर कीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है टोटल असेट्स और लायबिलिटी। अब क्या चीज आ गई भाई भयंकर सी, बहुत आसान चीज है। जब दुकानदार कोई मेहनत करता है, इनकम कमा रहा है, तो उसको लोन भी लेना पड़ता है, साथ में अपना फर्नीचर भी तैयार करना होता है।
तो जितना भी उसका फर्नीचर या उसने दुकान बाय कर रखी होती है, खरीद रखी होती है, उसको कहते हैं असेट्स। ध्यान रखना, जितना भी उसकी बिल्डिंग का खर्चा आता है या फर्नीचर सिस्टम जितना भी खर्चा आता है, उन सबको कहते हैं असेट्स। और जितना भी उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लिया हुआ होता है, उसको कहते हैं लायबिलिटी। तो इस चीज को हम क्यों चेक करते हैं? मान लो कि मेरे को 100 रुपए का लोन चाहिए भाई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब मैं 100 रुपए का लोन बैंक से लेने गया, तो वहां पर वो बैंक क्या चेक करता है? आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैकग्राउंड चेक करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी लगभग 150 रुपए की प्रॉपर्टी है, सामान है, तभी वो आपको 100 रुपए का लोन देता है, ताकि अगर मैं लोन पे ना कर पाऊं तो वो मेरी प्रॉपर्टी या सामान बेच के अपने 100 रुपए वसूल कर सके। वैसे ही आपको इसमें चेक करना है, इसके असेट्स अच्छे होने चाहिए और लायबिलिटी असेट से कम होनी चाहिए, तभी आपका फायदा है। ठीक है, देखते हैं अब इसका कैसा लायबिलिटी और असेट्स है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं टोटल असेट इसके 2019 के अंदर 12,92,000 के आसपास है। ठीक है, यही इसका बढ़ गया 15,80,000 और 17,99,000 और 21,22,000। ओके, असेट इसके बढ़े हैं। अब देखते हैं इसकी लायबिलिटी, इसका लोन कितना है। मैं देख पा रहा हूं 11,38,000 के आसपास इसकी टोटल लायबिलिटी है। आपको टोटल लायबिलिटी चेक करनी है और टोटल असेट चेक करने हैं, ध्यान रखना। 2020 में इसकी लायबिलिटी 14 लाख के आसपास की है। लायबिलिटी लगातार बढ़ रही है, पर क्या इसके असेट्स इससे ज्यादा हैं? इसके असेट्स हैं लगभग 21 लाख के आसपास और इसकी लायबिलिटी है 18 लाख के आसपास। लायबिलिटी इसके असेट से कम है तो बिल्कुल चलेगा, कंपनी एकदम बढ़िया है। अब मैंने यहाँ पे दो चीज चेक कर ली, एक तो इसकी इनकम चेक कर ली, इसकी बैलेंस शीट चेक कर ली। दोनों मामलों में कंपनी एकदम बढ़िया है। अब मैं देखना चाहूंगा इसका कैश फ्लो। कैश फ्लो माने इस कंपनी के पास अभी कैश में कितना पैसा है। कंपनी के पास कैश में पैसा होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आपके घर में भी अगर आपको खर्चा करना है तो आपके बैंक में पैसा होना जरूरी है, साथ में कैश फ्लो भी होना चाहिए, कैश में भी पैसा होना चाहिए। बैंक में हो या ना हो, आपके पास कैश तो होना चाहिए। आइए देखते हैं एक बार। मैंने कैश फ्लो पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए इसका फ्री कैश फ्लो आपको चेक करना है। फ्री कैश फ्लो 2019 में नेगेटिव था, जो कि गलत बात थी। ठीक है, और 2020 के अंदर इसका नेगेटिव हो गया 18,000, मतलब कि नेगेटिव से कम हो गया, अच्छी बात है। अब 2021 के अंदर 4,000 प्लस में आ गया और अच्छी बात है। और 2022 में इसके 5,000 नेगेटिव है मामला। तो मतलब कि इस कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। इसके अभी तक दो अच्छे पॉइंट हैं, इनकम अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, पर कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव है। इट्स ओके। अब आपको इसकी केवल एक चीज और चेक करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होल्डिंग्स, ये सबसे मेन होती है, मैं ये मानता हूँ। मैंने होल्डिंग्स पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। होल्डिंग का मतलब ये होता है कि इस स्टॉक के अंदर कितने लोगों ने इसको होल्ड कर रखा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ होता है। देखो इसके अंदर 2-3 के नाम भी लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर कौन होता है? जो कि इस स्टॉक के मालिक होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? आपने कई बार इसका नाम सुना भी होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। तो इसके अंदर आप भी इन्वेस्ट करते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दो, तो आपको अच्छा पैसा मिल जाता है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप हर महीने 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए एक मंथली SIP बना के, मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान, आप हर महीने एक किस्त डालकर इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका पैसा धीरे धीरे जमा होता रहेगा और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। पर स्टॉक से कम रिटर्न मिलता है, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। पर फिलहाल म्यूचुअल फंड का काम क्या है कि स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो आप सबसे पैसा लेते हैं और वो पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर डालते हैं। तो उनका काम ही यही होता है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक को फंड करना। तो हम वो चेक करते हैं कि इस स्टॉक के अंदर कितने म्यूचुअल फंड वालों ने पैसा डाल रखा, कितने परसेंट लोगों ने डाल रखा है। तीसरा नाम है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है? आपने नाम अगर नहीं सुना तो बता दूं कि दो चीज बड़ी बड़ी होती है। एक तो FII और DII। FII को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन और DII को बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। एक चीज बड़ी काम की है। आपको अगर लगता है कि LIC आपका पैसा बढ़ा के देती है, तो कैसे देती है? वो आपसे पैसा लेती है, पर सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर डालती है, तभी उसको रिटर्न मिल पाते हैं। आप सबको लगता है कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, LIC वाले पैसा दे रहे हैं, पैसा कुछ नहीं होता। वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डालते हैं तो वो आपको रिटर्न देते हैं। उनको फायदा होता है 1 लाख पर कम से कम 5-6 लाख रुपए, जो कि मैंने आपको बताया अभी। स्टॉक मार्केट से इतना पैसा बन सकता है, पर आपको वो देते हैं केवल 1 लाख का 2 लाख, जो कि फिक्स होता है। तो इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाओ, ताकि जो काम और बड़े बड़े लोग कर रहे हैं वो आप कर पाए, ताकि आपको डायरेक्ट उसका रिटर्न और बेनिफिट मिल पाए। ऐसे ही होते हैं FII, जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाहर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कि पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर, तो वो कहलाते हैं FIIs। और बाकी हम और आप तो होते ही हैं रिटेलर्स, तो ये बात में ये लिखा हुआ है। ठीक है,
अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने कितना इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो मैं देख पा रहा हूँ 25% इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है प्रमोटर्स ने, 18% कर रखा है म्यूचुअल फंड वालों ने, 7% से ऊपर म्यूचुअल फंड वालों ने इन्वेस्ट कर रखा हो वो स्टॉक एकदम बढ़िया होता है। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वाले कि ये स्टॉक बढ़िया है। ऐसे ही DII मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वाले इसके अंदर 9% के आसपास पैसा जमा करते हैं। यही होते हैं अपने LIC वाले, या कोई और भी कह सकते हैं इसको, पर LIC मेन होती है। LIC इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। वैसे ही FII का देखिए 32% के आसपास FII ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। अगर FII भी किसी स्टॉक के अंदर 10% से ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक के अंदर कुछ तो बात होती है। तो ये थे पैरामीटर जिसके दम पर मैं इन सब पे विश्वास कर रहा हूं और HDFC बैंक को अपने लिस्ट के अंदर डाला है। इसका कोई ना कोई कारण जरूर है जिसको मैंने अपने लिस्ट के अंदर इन 15 स्टॉक को डाला है। तो इसलिए आपको हर स्टॉक को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सबको चेक नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए ही मैं केवल 2-3 स्टॉक को ले रहा हूँ ताकि आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बता पाऊँ कि क्वालिटी या फंडामेंटल चेक कैसे करते हैं। अब मैं एक स्टॉक और लेता हूँ। मैं यहाँ पर कोई सा भी एक रैंडम स्टॉक उठा लेता हूँ, जैसे कि इन्फोसिस नंबर 4 पे है, इन्फिन लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम होता है इन्फोसिस। मैं टिकट की वेबसाइट पे आया, यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया और यहाँ पे नाम लिख दिया इन्फोसिस, इन्फी। ओके, यहाँ पे सबसे पहले नाम उसका ही आया, मैं क्लिक कर दिया इसके ऊपर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्राइस को चेक नहीं करना, हमें चेक करना है केवल और केवल इसके फाइनेंशियल पे जाके। फाइनेंशियल पे गया, इनकम पे क्लिक किया, इनकम पे जाके क्या चेक करना है भाई, इसका टोटल रेवेन्यू और इनकम। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा देखते हैं एक बार। लगभग इसका था 85,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 85,000, फिर 93,000, फिर 1 लाख से ऊपर हो गया। अब 2022 के अंदर 1,13,000 रुपए हो चुका है। ब्रिलियंट, रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है। क्या इसकी इनकम में बढ़ रही है, आइए देखते हैं एक बार। 2019 में इसकी इनकम थी 15,000 के आसपास, 15,000 करोड़। ठीक है, 2020 के अंदर 16,000 करोड़। फिर इसकी थोड़ी सी इनकम और बढ़ गई 2021 के अंदर, और 22 के अंदर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए अधिक हो चुके हैं इसके 2022 के अंदर। इसकी इनकम वाला सेगमेंट एकदम बढ़िया है। अब मैं चलूंगा इसके नेक्स्ट सेगमेंट पे, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट्स और लायबिलिटी। अब मैं देख पा रहा हूँ इन्फोसिस के एसेट्स 2019 के अंदर 84,000 करोड़ के आसपास थे, फिर 91 हो गए, फिर 1,07,000, फिर 1,16,000। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे इसकी लायबिलिटी क्या हो रही है। लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी इसकी है 19,000 करोड़, फिर 25, फिर 30, फिर 40। अब मैं देख पा रहा हूँ इसकी लायबिलिटी इसके एसेट से बहुत ज्यादा कम है। हमने HDFC बैंक में देखा था कि लगभग बराबर बराबर थी, मतलब कम थी पर अच्छी थी, पर यहाँ पे तो और कम है। यहाँ पे 1,16,000 है तो यहाँ पे 40,000 करोड़ ही है लायबिलिटी। तो ये तो और अच्छी बात है, इसके अंदर आपका विश्वास और बढ़ना चाहिए। अब मैं इसका देखना चाहूंगा कैश फ्लो कितना है। कैश फ्लो के लिए हम चेक करेंगे भाई, तो यहाँ पर फ्री कैश फ्लो लगातार कभी माइनस में आया ही नहीं और इसका बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कैश फ्लो भी एकदम बढ़िया है और इस स्टॉक के अंदर मेरा विश्वास और बढ़ चुका है। अब मैं इसकी लास्ट चीज चेक करना चाहूंगा, इसकी होल्डिंग्स। ठीक है जी, अब मैं होल्डिंग पे गया, मैंने चेक किया, प्रमोटर की होल्डिंग 13% के आसपास है। म्यूचुअल फंड्स वालों ने भी 14% के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है। अगर 7% से ऊपर म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। डोमेस्टिक वालों ने 3% के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है। डोमेस्टिक वालों को चलता है, अगर 2% से ऊपर है तो वो चल जाएगा। और ऐसे ही FII अगर 10% से ऊपर किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़िया बात होती है, और यहाँ पे तो 31% है। तो इस लिहाज से इन्फोसिस बहुत अच्छी है और जो इसका सेक्टर है वो भी बहुत अच्छा है। इसका सेक्टर IT कंपनी का है और IT कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करने वाली है। अब मैं आपको दिखाने के लिए एक रैंडम स्टॉक और उठा लेता हूँ। यहाँ पर एक स्टॉक का नाम है CDSL। ये मेरा पसंदीदा स्टॉक है। देखते हैं इसकी क्वालिटी या फंडामेंटल कैसे है। अब मैं फिर से गया हूँ टिकट टेप की वेबसाइट पे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, CDSL लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले नाम इसका ही आया है तो मैं क्लिक कर दिया है। ओके, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा सर्विस आ जाएगा। सबसे पहले आपको जाना है फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल पे 3 चीज़ आती है, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। इनकम पे जाना है, इसका चेक करना है रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या भाई, 245 करोड़ था पहले, फिर 284 हुआ, फिर 400, अब 610। ग्रेट है। ओके, अब इसकी इनकम बढ़ रही है क्या, इनकम देखते हैं एक बार। इनकम इसकी पहले थी लगभग 113 करोड़ के आसपास, फिर 106, 200, 311। इनकम भी बड़ी अच्छी बढ़ रही है। अब मैं देखना चाहूंगा इसका लायबिलिटी और असेट्स के बारे में, जो कि बैलेंस शीट के अंदर आता है। बैलेंस शीट में देख पा रहा हूँ टोटल असेट्स इसके पहले थे 690, 783, 862 और अब 1000 के ऊपर चला गया है। ओके, इसकी लायबिलिटी चेक करते हैं।
75, 74, 96, 163। अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो इसके असेट्स थे 1033 हैं और लायबिलिटी केवल 163 करोड़, मतलब कि 10 गुना कम है। तो ये तो स्टॉक बहुत बढ़िया हुआ, ये कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकती है। अब मैं देखना चाहूँगा इसका कैश फ्लो कितना है। इसका फ्री कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव में नहीं आया। पहले इसका 2 करोड़ के आसपास था, यहाँ पे 74 हुआ, 72, अब 174। बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, 2 से सीधा 174 पे आ गया है 4-5 साल के अंदर ही, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इसकी लास्ट चीज चेक करना चाहूँगा, इसकी होल्डिंग्स। अगर मैं होल्डिंग चेक कर रहा हूँ तो सब बताया हुआ मैंने आपको कि FII का 10% से ऊपर होना चाहिए, म्यूचुअल फंड वालों का 7% से ऊपर होना चाहिए और DII का 2% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों ने 7% से ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है, अच्छी बात है। DII वालों ने भी 11% कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। और FIIs ने भी 15% के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है। और CDSL किस सेक्टर में आती है? जो आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो वो CDSL के थ्रू ही खुलवाते हैं। जो भी स्टॉक बाय होता है वो CDSL के थ्रू ही होता है। भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ये काम करवाती है, मतलब कि इस सेक्टर में केवल ये एक ही स्टॉक है, तो इसलिए इस स्टॉक के बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा है। तो मैं तो खुद इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ और करता रहूंगा जब भी मेरे को मौका मिलेगा। जैसे मैंने वादा किया था, अब मैं बात करूंगा ऐसे खराब स्टॉक की जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट अब करोगे तो आपके पैसे डूबने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ हमेशा अच्छी कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको गारंटेड रिटर्न मिलने के चांस हों। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। ऐसे ही 3-4 स्टॉक के नाम लिखे हुए हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का नाम आपने सुना हुआ भी होगा, काफ़ी लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, पर क्या इन्वेस्टमेंट सही है इसमें? आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा टिकट टेप की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको खोल रखा है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, 136 इसका प्राइस चल रहा है, पर हम कभी प्राइस चेक नहीं करते। अभी मैं आपको ऐसा स्टॉक भी दिखाऊंगा जिसका प्राइस अच्छा है पर उसकी जो फंडामेंटल है, क्वालिटी है, एकदम बेकार है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ फाइनेंशियल पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया, फाइनेंशियल पे गए, इनकम पे गए। इनकम पे जाने के बाद मैं चेक करता हूँ इसका रेवेन्यू इसका लगभग 2019 में था 17,000 करोड़, फिर हुआ कम 13,000 का हो गया, फिर हुआ कम और कम हो गया, फिर जी और कम हो गया, 22 के अंदर बहुत कम हो गया। 2019 से अब तक इसका 17 से 8 पे आ चुका है, बहुत कम हो गया है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ इनकम की। क्या पता भाई रेवेन्यू कम हो गया पर इनकम अच्छी हो। तो यहाँ पर इनकम 2019 में थी 4,000 करोड़ के आसपास, 2020 में थी 2,100 करोड़ के आसपास, 21 में और कम हो गई और भाई साहब 22 में तो और ही कम हो गई। तो मतलब कि रेवेन्यू और इनकम अच्छी नहीं है, तो ये वाला सेगमेंट इनका फेल होता है। ओके, अब मैं आता हूँ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे जाता हूँ तो यहाँ पर हमें चेक करना है टोटल असेट्स। ठीक है जी, टोटल असेट में गए, यहाँ पर इसके असेट्स थे 1,32,000 के आसपास यहाँ पर, फिर 2019 में 1,30,000 रह गए, फिर 1,02,000 और 2021 में 93,000। तो मतलब कि एसेट्स कम हो रहे हैं, इनका फर्नीचर कम हो रहा है, तो कुछ तो बात है, मतलब कि कंपनी अपने आप को बेच रही है। ठीक है, ऐसे ही हम चेक करेंगे इसकी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, पर लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों ही कम हो रहे हैं, तो कि अच्छी बात नहीं है। लाइबिलिटी बढ़ती है पर एसेट्स भी बढ़ने चाहिए, एसेट्स कम हो रहे हैं, गंदी बात है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कैश फ्लो। कैश इस कंपनी पर कैश है, कैश तो है, पर कैश का मैं करूँ क्या? पर कैश भी देखो घट रहा है। सबसे पहले इसका 25,000 माइनस में था, फिर 21,000 प्लस में आया, चलो अच्छी बात है, पर बाद में 19 हो गया, अब 7 रह गया, तो बहुत गलत बात हुई है। तो इसका मतलब कि तीनों सेगमेंट बहुत गलत हुए, इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो तीनों ही गलत हैं। अब मैं बात करूँगा इसके होल्डिंग्स के बारे में। होल्डिंग की बात करूँ, प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 9%, म्यूचुअल फंड वालों की 1% है, मतलब कि बहुत गलत बात है। तो मतलब कि फंडामेंटल धराशायी हो गया इसका। ओके, फिर भी डोमेस्टिक वालों का 8% है, FII वालों का 25% है। ये पता है क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो रिटेलर हैं, जो आप और हम हैं, इन्होंने 55% इन्वेस्ट कर रखा है अभी भी। तो ये अच्छी तरह से इनको निचोड़ेंगे, तब तक ये इनका पैसा खुद नहीं ले लेंगे, तब तक ये इनको दिखाएंगे, परेशान करेंगे। अब ये कंपनी मेरे ख्याल से डूबने वाली है, तो इसके अंदर इन्वेस्ट करना बेकार है। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है गाइस, जिनके अंदर सब बातें प्लस में हो, वो लीजिए ना। हो सकता है कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मेरे जो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ना चले और ये अच्छा कर जाए, पर इतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है कि ये सब देखते हुए जो इसका बैलेंस शीट बेकार है, इनकम बेकार है, ये सब देखते हुए भी मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर दूँ, इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है। तो जो जिसके अंदर सब चीज़ प्लस में है, तो हमें वो चीज़ लेनी चाहिए। अब मैं बात करूँगा अपने दूसरे स्टॉक की जो एकदम बेकार है, जो है वेंकीस इंडिया। अब मैं इसको सर्च करता हूँ टिकट टाइप की वेबसाइट पर। सर्च पे गए, यहाँ पे लिखा वेंकीस इंडिया, वेंकी, ये सबसे ऊपर नाम ये आ चुका है। मैं इस पर क्लिक किया एक बार, यहाँ पे इसका प्राइस देखिए आप 2,100, मतलब कि काफ़ी अच्छा है।
लोग इसको देख के ही बाय कर लेते हैं, चलो अच्छी बात है, पर हम इसमें दिखाएंगे आपको कि भाई क्या इसका फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, अब मैं जाऊँगा सबसे पहले फाइनेंशियल पे जाने के बाद देखूंगा इसका इनकम कितनी चल रही है, इसका रेवेन्यू देखिए आप, इसका सबसे पहले रेवेन्यू था 3000 करोड़, फिर 3200 हुआ, फिर 3100 रह गया, अब 4000। रेवेन्यू तो अच्छा है, तो क्या इसकी इनकम अच्छी है? आइए देखते हैं एक बार। इनकम है 174 करोड़ के आसपास, फिर 27 माइनस में चली गई, फिर 267 हुआ, अब 164। मतलब कि इनकम में मज़ा नहीं आता मेरे को, तो इसलिए इनकम वाला सेगमेंट में नेगेटिव डालूंगा। ठीक है, अब मैं जाऊँगा बैलेंस शीट पे चेक करेंगे टोटल असेट्स में इसके 1400 करोड़ के असेट्स हैं यहाँ पे, फिर 1500 के हो गए, फिर 1597, फिर 17000। अच्छी बात है, इसके असेट्स बढ़ रहे हैं। और लाइबिलिटी में कितना अंतर है? 710 की लाइबिलिटी, 675, 761 और 685। लाइबिलिटी बढ़ नहीं रही है, सही है, पर इसकी जो इनकम वाला सेगमेंट है वो मेरे को पसंद नहीं आ पाया। तो बैलेंस शीट अच्छी है पर इनकम बेकार है। अब मैं देता हूँ कैश फ्लो इसका। ओके, कैश फ्लो के अंदर देखिए आप 209, 57, 25 माइनस में चला गया, 206, मतलब कि ये भी प्लस माइनस में ही है, तो इसको मैं एक तरह से मीडियम रखूँगा। तो यहाँ पर इनकम बेकार है, बैलेंस शीट अच्छी है और कैश फ्लो मीडियम है। ओके, अब मैं जाऊँगा होल्डिंग्स पे। होल्डिंग में देख पा रहा हूँ म्यूचुअल फंड वालों ने बिल्कुल भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रखा। म्यूचुअल फंड वालों को इस पर विश्वास नहीं है, तो मैं भी विश्वास क्यों करूँ? ठीक है, ऐसे ही DIA वालों ने विश्वास नहीं कर रखा और FIIs वालों ने भी विश्वास नहीं कर रखा, तो ये एकदम बेकार स्टॉक है, इसलिए मेरे को इसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ओके, ऐसे ही मैं एक स्टॉक और चेक कर लेता हूँ आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि कैसे टिकट को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है अरविंद फैशन। ओके, अरविंद को छोड़ो, ये आप खुद चेक करना, मैं दिखाता हूँ आपको CIFL। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ सर्च पे गए, सर्च पे क्लिक किया CIFL। ओके, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। ओके, देखते हैं एक बार। ओके, 111 का स्टॉक है, देखते हैं फिर भी कैसा है इसका। अब मैं जाऊँगा सबसे पहले फाइनेंशियल पे गया। अब मैं देख पा रहा हूँ इसका तो कितना भयंकर है, ये देखिए। अच्छा, कैश फ्लो खुलिया, ये इनकम खोलते हैं। इनकम सबसे पहले तो इनकम वाले सेगमेंट में रेवेन्यू चेक करो। रेवेन्यू था इस कंपनी का 2019 के अंदर 59 करोड़, फिर 179 बढ़ गया, फिर 579 और 532 2022 के अंदर। ओके, तो अभी मीडियम है इसका रेवेन्यू। अब इनकम चेक करूं तो 6 करोड़ थी 19 में, फिर 17 हो गई 20 के अंदर, फिर 9 हो गई 21 के अंदर, और अब इसके 2 करोड़ माइनस में। तो मतलब कि इनकम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इनकम वाला सेगमेंट एकदम बकवास है इसका। ठीक है, अब मैं बात करूँगा बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में चेक करेंगे टोटल असेट्स के 154, 670, अच्छी बात है, 712 और 1000 के ऊपर हो गया। ओके, अच्छी बात है। अब क्या इसकी लाइबिलिटी क्या है? 22 करोड़, 162, 186 और 446। ओके, बैलेंस शीट का सेगमेंट इसका अच्छा है। ओके, अब मैं जाऊँगा कैश फ्लो पे। कैश फ्लो में इसका 80 करोड़ माइनस में है, तो मतलब कि ये स्टॉक फंडामेंटली बकवास हो चुका है। पर फिर भी हम इसी बार एक बार होल्डिंग चेक करेंगे। होल्डिंग के अंदर इसके अंदर म्यूचुअल फंड वालों ने 1 पैसा नहीं डाल रखा, और जी डोमेस्टिक वालों ने भी 1 पैसा नहीं डाल रखा, और FIIs वालों ने भी 1 पैसा नहीं डाल रखा। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक की क्या वैल्यू है, कितनी घटिया क्वालिटी का स्टॉक है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर पैसा डालते हैं तो हो सकता है कि आपको 5-6 साल बाद पूरा पैसा डूब जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहना ये है, आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस स्टॉक को एक बार इसके फंडामेंटल चेक कर लेने चाहिए। मैंने आपको पूरा वीडियो बताया है, यहाँ तक आपको कोई क्वेरी हो तो आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलता हूँ आपसे एंड वीडियो में। अब मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ, तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे को बिल्कुल भी हाई लेवल की एडिटिंग नहीं आती है और ना मेरे को झूठ बोलना आता है। जो और लोग कर पाते हैं वो चीज़ मैं नहीं कर सकता, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। पर मैंने 1-1 मिनट इस वीडियो में डाला है। ये वीडियो काफ़ी बड़ी है, पर यकीन मानना, अगर आपने इस वीडियो को 1 सेकंड देखा है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक मैंने बात देखी यूट्यूब पे कि बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हैं कि जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं, पर उसके अंदर कोई क्वेरी आती है आपकी, तो फिर क्या करें? वो आपको रिप्लाई करते हैं नहीं। फिर मैंने सारी वीडियो को उठा के देखा, अच्छी बातें कैच करी और मैंने एक वीडियो बना दी और इस पर मैंने पूरी मेहनत करी है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, वैसे मैंने 1-1 बात तो बताया है, पर फिर भी कोई क्वेरी हो, फिर से ये कहूंगा कि आप यूट्यूब पर कमेंट कीजिए। आप मेरे कोई सारी वीडियो उठा के देख लो, मैंने हर बंदे का हर आंसर किया है। अगर मेरे को लगता है कि उसका रिप्लाई व्हाट्सएप पे करना चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, तो हर चीज का रिप्लाई मैं कर देता हूँ। तो इसलिए आपकी भी कोई क्वेरी हो, चाहे इस वीडियो से संबंधित हो, किसी और वीडियो के बारे में हो, तो मुझसे A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी पूछ सकते हैं यूट्यूब पर कमेंट करके। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसी ही वीडियो आगे लाता रहूंगा, बिल्कुल सच्चाई के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस।